हेलो एवरीवन, मैं आंचल तोमर आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगी और आप सभी की प्रिपरेशन अब काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, तो उसके 6 पार्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं और आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो जिन्होंने भी पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, जो हमारी 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, तो उसकी जिन्होंने भी पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो सभी क्या करिए, पहले पीछे के प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं शुरुआत। हमारा जो HW का क्वेश्चन था वो क्या था, विश्व चेचक उन्मूलन वर्ष किस वर्ष घोषित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1995, ऑप्शन नंबर बी 1908, ऑप्शन नंबर सी 1980 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1975। तो हमारा राइट आंसर क्या था इसका? हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 1980। देखिए क्या है कि जो विश्व चेचक उन्मूलन वर्ष वह 1980 को घोषित किया गया था। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है उन सभी का आंसर था राइट। चलिए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चंस नंबर 1 से। देखिए आप सभी के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि दुनिया के शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, यूं परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, यूं परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाले नहीं जाते। तो डियर्स, आपको क्या है कि जो यह स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है तो आप उसको यूं ही बेकार मत कर देना, ठीक है। बहुत किस्मत वालों को स्वर्ण अवसर प्राप्त होते हैं, तो आप अच्छे से मेहनत करती रहिए और अपना 100% दीजिए, ठीक है। देखिए कोई भी काम करो अपना उसको आखिरी मान कर करना चाहिए, तो अपना 100% दो, बाकी आप आगे भगवान के ऊपर छोड़ दो। अगर आप अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करेंगी तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जितनी भी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है तो उनको अच्छे से करते रहिए। और आपके लिए भी जल्द ही आज से ही मैं शुरू करने जा रही हूँ जो हमारी स्पेशल जितने भी 20 टॉपिक्स हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस, जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं तो 20 के 20 टॉपिक्स में उन पर मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो आप सभी उनको अच्छे से करती रहिए, जिससे क्या है कि आपके 20 के 20 टॉपिक्स पर अच्छे से पकड़ हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस नंबर 1 से। क्वेश्चंस नंबर 1, निम्न में से मलेरिया का कारक है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम विवेक्स, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम या फिर ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम ओवेल या फिर ऑप्शन नंबर डी यह सभी। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यह सभी। यह सभी। देखिए मानव शरीर में मलेरिया विभिन्न प्रकार की प्लाज्मोडियम की जो प्रजातियां हैं तो उनका कारक होता है, ठीक है। कौन कौन से कारक हैं? एक तो है प्लाज्मोडियम विवेक्स हो गया, और एक हो गया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, एक हो गया प्लाज्मोडियम ओवेल, और एक हो गया प्लाज्मोडियम नोलेसी, और जो एक और है वह है प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है। तो हमारा इस समय राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, RDA 2020 में एक प्रेग्नेंट महिला को आयरन की कितनी मात्रा अनुशंसित की गई है? ऑप्शन नंबर ए 27 mg या फिर ऑप्शन नंबर बी 29 mg या फिर ऑप्शन नंबर सी 23 mg या फिर ऑप्शन नंबर डी 13 mg। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 27 mg। क्या होगा? 27 mg। देखिए जो RDA 2020 है उसमें प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो आयरन की आवश्यकता होती है ना, वह होती है 27 mg, ठीक है। और जो सामान्य वुमेन है, जो नॉर्मल वुमेन है, तो उनके लिए होती है 29 mg। और जो लैक्टेशन वुमेन है, धात्री वुमेन, तो उनके लिए होती है 23 mg। और प्रेग्नेंट बता ही दिए, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनके लिए होती है 27 mg,
ठीक है। और देखिए इसी में देख लेते हैं, फिर किशोरियों को भी देख लेते हैं। जो किशोरी हैं उनको आयरन की कितनी आवश्यकता है? किशोरियों को है आयरन की जो नॉर्मल, जैसे 10 3 एज है, 10 से 12 एज और 13 से 15 एज और 16 से 18 एज। देखिए जो जिसमें जैसे 10 से 12 एज की में कितनी आवश्यकता होती है? 28 mg की। और 13 से 15 एज में कितनी आवश्यकता होती है? 13 से 15 एज में होती है 30 mg की, ठीक है। और इसमें 16 से 18 में इसमें होती है 32 mg की, ठीक है, 32 mg की। आप निश्चिंत रहे कि आपको जो ऐसे क्वेश्चन देगा कि RD 2020 में 10 से 12 उम्र के बीच की जो किशोरियाँ होती हैं उनको आयरन की कितनी आवश्यकता होती है, तो आप क्या आंसर देंगी? 28 mg। ऐसे कुछ भी पूछ ले। देखो मैं क्या सोच रही हूँ, जो मैंने आपको बताया ही है अभी कि जितने भी 20 के 20 टॉपिक्स हैं उन पर आपको स्पेशल वीडियोज़ मिलती रहेगी छोटी छोटी, जिससे आपका रिविज़न अब आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एग्ज़ाम के एंड टाइम पर आपको क्या है कि आपके पास एक ऐसे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिसको आप छोटी सी नज़र में आसानी से देख सकें, ना कि पूरी की पूरी कथा, ठीक है। अगर आप पूरी कथा पढ़ने बैठोगे तो आप वैसे ही बोर हो जाओगे। और जिससे ऐसे नोट्स होने चाहिए कि आपकी आंखों के सामने से निकलते रहें और आपका पूरा का पूरा रिवीजन आराम से हो जाए। तो RDA 2020 पर मैं एक शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको, पेड बैच जो है हमारा, और वो भी इस पर एक वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है, जिससे क्या है कि आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3। नियोनेटल मोर्टेलिटी, जिसको नवजात शिशु की मृत्यु से क्या से है? क्या ऑप्शन नंबर ए जन्म के बाद 24 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, या फिर ऑप्शन नंबर बी जन्म के बाद 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, या फिर ऑप्शन नंबर सी जन्म के बाद 22 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, या फिर ऑप्शन नंबर डी जन्म के बाद 21 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कहाँ पर है? बी, ऑप्शन नंबर बी, 28 जन्म के बाद 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु को नियोनेटल मोर्टेलिटी बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट, दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति पर कितना जुर्माना लगाया जाता है? क्या ऑप्शन नंबर ए 20,000, या फिर ऑप्शन नंबर बी 25,000, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1 लाख, या फिर ऑप्शन नंबर डी 15,000। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15,000। कितना? 15,000। जो दहेज निरोधक जो संशोधित अधिनियम है उसमें 1986 का, तो उसमें क्या है कि जो दहेज के जो दोषी पाए जाते व्यक्ति हैं तो उन पर 15,000 का तो जुर्माना लगता है और प्लस 5 साल की जो कैद होती है, ठीक है। और जो संशोधित करके इसको और बढ़ाया भी गया है। और जो हमारा दहेज निरोधक अधिनियम एक्ट था, यह किस वर्ष का था? जो एक्ट था तो वह था 1961 का। कब का? 1961 का, ठीक है। और जो दहेज की जो धारा थी, धारा 2 के अंतर्गत क्या था कि जो दहेज को परिभाषित किया गया हुआ है, ठीक है। तो इस समय हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, संचार पर्यावरण इन्वायरमेंट के प्रमुख अंग हैं। क्या 1 संदेश मैसेज, या फिर 2 उत्तर रिस्पॉन्स, या फिर 3 टेलीफोन, या फिर 4 माध्यम या चैनल। देखिए क्या होगा हमारा राइट आंसर? क्या ऑप्शन नंबर ए पहला, दूसरा और चौथा, या फिर ऑप्शन नंबर बी पहला, तीसरा और दूसरा, या फिर ऑप्शन नंबर सी पहला, दूसरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी पहला और चौथा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए पहला, दूसरा और चौथा। क्या संचार पर्यावरण के जो प्रमुख अंग हैं उनमें एक तो संदेश की आवश्यकता होती है, एक उत्तर की आवश्यकता होती है और एक होती है माध्यम की। तो वह आवश्यकता किसकी नहीं होती? देखिए टेलीफोन की क्या आवश्यकता, ठीक है, संचार माध्यम में संदेश की भी होती है, उत्तर की भी होती है और माध्यम की, ठीक है। तो चलिए हमारा इस समय हमारा राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
फलों एवं सब्जियों के काटने में एंजाइमी भूरापन, ब्राउनिंग बोलते हैं जिसको, को निम्न के द्वारा रोका नहीं जा सकता। क्या ऑप्शन नंबर ए एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके, या फिर ऑप्शन नंबर बी संतुलन, या फिर ऑप्शन नंबर सी हवा में खुला छोड़कर, या फिर ऑप्शन नंबर डी पानी में डुबोकर। देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या आएगी, फलों एवं सब्जियों को काटने में जो एंजाइमी, जो भूरापन, जो हम जैसे कि आपने देखा होगा हम सब्जियां काट कर रख देते हैं तो वे ब्राउन ब्राउन सी हो जाती हैं। ठीक है, आलू रख दीजिए, आप एप्पल रख दीजिए तो ब्राउन हो जाता है। वो काटने के बाद क्या करते हैं, वो वातावरण में क्रिया कर लेता है। ठीक है, जो उसके, और तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे एंजाइमी भूरापन है तो उसको किसके द्वारा नहीं रोका जा सकता, ऑप्शन नंबर सी हवा में खुला छोड़कर। देखिए एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके भी रोका जा सकता है, संतुलन इससे भी रोका जा सकता है, और पानी में डुबा कर रख दें तो उससे भी रोका जा सकता है। आपने देखा होगा जैसे आप आलू को काट कर रख देती हैं थोड़ी समय के लिए पानी में डुबाकर, तो वह काले जो ब्राउन वह नहीं होते, और अगर आप ऐसे ही हवा में खुला छोड़ कर रख दें तो वह ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। क्या ऑप्शन नंबर ए 1972 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1992 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1978 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1995 में। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1972। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। क्या ऑप्शन नंबर ए 136, ऑप्शन नंबर बी 132, या फिर ऑप्शन नंबर सी 135, या फिर ऑप्शन नंबर डी 139। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, देखिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 135। जो भारत है वह 135वें नंबर पर है। देखिए जो ये सूचकांक जारी कौन करता है, यह जारी करता है WEF। कौन, WEF, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ठीक है, और इसमें टोटल देश कितने हैं इसमें, तो यह जो सूचकांक निकलता है वह निकलता है 146 देशों पर, जिसमें से भारत की रैंक है 135। और जो इसमें शीर्ष देश हैं, देखिए जो सर्वाधिक लैंगिक समानता है वह है आइसलैंड में। जो फर्स्ट नंबर पे वह है आइसलैंड, आइसलैंड। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन। और जो हमारा सबसे लास्ट है 146वें नंबर पर, जो हमारा सबसे लास्ट है 146वें नंबर पर लास्ट, तो वह कहाँ, वह कौन सा देश है, वह है अफगानिस्तान। कौन सा, अफगानिस्तान। ठीक है, वह है 146वें नंबर पर, और जो भारत की रैंक है, भारत की रैंक है 135वें नंबर पर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से असत्य छांटकर लिखिए। देखिए क्या ऑप्शन नंबर ए मोनोसैकेराइड सबसे सरलतम, रंगहीन और घुलनशील तथा मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी माल्टोज प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, यह ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज को दुग्ध शर्करा या फिर मिल्क शुगर कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी डाइसैकेराइड शर्करा मीठे जल में अघुलनशील होती है। तो देखिए जो क्या है कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं ना, तो वह सबसे सरलतम शर्करा होते हैं। ठीक है, और यह रंगीन होते हैं और घुलनशील होते हैं तथा मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, देखिए जो माल्टोज है वह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, और यह ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है। क्या, माल्टोज। ठीक है, किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर सी है लैक्टोज को दुग्ध शर्करा या फिर मिल्क शुगर कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट है, जो लैक्टोज है उसको दुग्ध शर्करा बोला जाता है। ठीक है, तो बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी, तो यही हमारा राइट आंसर है। देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है, जो क्या डाइसैकेराइड शर्करा मीठे जल में अघुलनशील होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, यह घुलनशील होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, घुलनशील।
ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इस समय क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से दिए गए पोषक तत्वों में दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? क्या ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, या फिर ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, या फिर ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन? तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है ना, तो वह दूध में सबसे अल्प मात्रा में मौजूद होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम भी देख लेते हैं। तो फिर देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कोर्बिक एसिड। क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 11। स्त्री में ऋतुस्राव चक्र, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है, प्रारंभ होता है ऑप्शन नंबर ए 16 से 19 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर बी 21 से 25 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर सी 12 से 13 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी 9 से 12 वर्ष। तो देखिए इस समय हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 से 13 वर्ष की उम्र में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वह प्रारंभ हो जाती है। परंतु यह क्या है कि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। कहीं कहीं बुकों में लिखा हुआ है 9 से 10 साल, कहीं पर 9 से 12, कहीं पर 13 से 14। देखिए ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप ऐसा ध्यान में रखिए कि 9 से 14 मतलब 10 से 14 के आसपास जितना भी अप्रोक्स कुछ भी दिया हो तो उस पर आप आराम से टिक कर देना। ठीक है, और देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल को और क्या बोला जाता है? इसको ऋतु धर्म, या फिर कहीं पर मासिक धर्म भी लिखा सकता है, या फिर ऋतुस्राव चक्र भी लिखा सकता है। यह जो है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जितना भी पीरियड कितना होता है, देखो यह 40 से 50 वर्ष की अवस्था तक चलता है। ठीक है, 40 से 50 वर्ष की जो उम्र है उस अवस्था तक चलता है। फिर उसके बाद स्वतः ही अपने आप यह बंद हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मेनार्की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 12। निम्न में से क्रियात्मक विकास के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2, या फिर ऑप्शन नंबर सी 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी 5। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। क्या है? ऑप्शन नंबर बी 2। देखिए जो क्रियात्मक विकास है उसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो है स्थूल क्रियात्मक विकास और एक है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। स्थूल क्रियात्मक विकास, ठीक है, और एक है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। क्या है? सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। देखिए स्थूल क्रियात्मक विकास के अंतर्गत क्या है कि जैसे यह 4 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है तो उसके अंतर्गत जैसे बैठना, चलना, दौड़ना, तैरना इत्यादि इसी के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारी सूक्ष्म अवस्था है, सूक्ष्म क्रियात्मक अवस्था है, तो इसमें क्या है कि जो जैसे शिशु होता है ना, तो छोटी छोटी मांसपेशियों का इसमें संयोजन होता है। ठीक है, जैसे पढ़ना और पढ़ना नहीं आएगा इसमें, जैसे पकड़ना, लिखना, ठीक है, और सोना, चित्र बनाना, यही सब। तो इस समय हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। मानव विकास शुरू होता है क्या? ऑप्शन नंबर ए प्रसव पूर्व अवस्था से, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रसव उपरांत अवस्था से, या फिर ऑप्शन नंबर सी उत्तर वाले अवस्था से, या फिर ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था से। तो देखिए हमारा इस समय राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रसव पूर्व अवस्था से। क्या है कि जो मानव का विकास है ना, तो वह जब से माता गर्भ धारण कर लेती है तो तभी से स्टार्ट हो जाता है। देखिए क्या बनता है? पहले तो भ्रूण बनता है ना, पहले भ्रूण बनता है, उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद क्या शिशु अवस्था आती है, शिशु, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बालक बनता है, उसके बाद किशोर, उसके बाद युवक, किशोर, उसके बाद युवक, है ना, युवक, और उसके बाद क्या है कि उसके बाद कौन सी अवस्था आती है? प्रौढ़ावस्था, और उसके बाद वृद्धावस्था आ जाती है ना, क्या? वृद्धावस्था। देखिए पहले भ्रूण, फिर शिशु, फिर बालक, फिर किशोर, फिर युवक, फिर प्रौढ़, और फिर वृद्धावस्था। ऐसे ही जो मानव विकास चलता रहता है। तो इस समय हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
पाश्चुरीकृत दुग्ध की क्षमता की जांच की जाती है? क्या ऑप्शन नंबर ए कॉलीफॉर्म टेस्ट प्रयुक्त करके, या फिर ऑप्शन नंबर बी आयोडीन टेस्ट प्रयुक्त करके, या फिर ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम टेस्ट प्रयुक्त करके, या फिर ऑप्शन नंबर डी फॉस्फेट टेस्ट प्रयुक्त करके। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, जो पाश्चुरीकृत दूध है तो उसकी क्षमता की जांच की जाती है फॉस्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के समय इन टीकों में से किन टीकों की सिफारिश की जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? देखिए, क्या ऑप्शन नंबर ए BCG, DPT या फिर OPV? देखिए ऑप्शन नंबर बी, क्या BCG हेपेटाइटिस बी या फिर OPV? क्या ऑप्शन नंबर सी DPT, OPV या फिर हेपेटाइटिस ए? और ऑप्शन नंबर डी BCG हेपेटाइटिस बी और DPT। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा ना, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार क्या है कि जो जन्म के समय टीओ की जो सिफारिश की जाती है, एक तो है BCG और हेपेटाइटिस बी और OPV। ठीक है, तो इस समय हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। मैं क्या कर रही हूँ, जैसे स्पेशल क्लासेस में आपको जो टीकों की क्लास है ना, तो वह सभी के सभी इनका क्या एंगल है और किस अवस्था में कौन कौन से टीके कैसे लगाए जाते हैं, कब कब लगाए जाते हैं, वह सभी उस क्लास में करा दूंगी। तो आप जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट, दुग्ध प्रोटीन किस आवश्यक अमीनो अम्ल में धनी होता है? तो क्या ट्रिप्टोफैन या फिर अर्जिनिन या फिर लाइसिन या ऑप्शन नंबर डी सीरिन? तो देखिए जो हमारा राइट आंसर है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाइसिन। जो दुग्ध प्रोटीन है ना, तो उसमें क्या लाइसिन होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हैजा निम्न में से किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए वायु, या फिर ऑप्शन नंबर बी भोजन, या फिर ऑप्शन नंबर सी जल, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा ना, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो हैजा है वह जल के द्वारा फैलता है। ठीक है, किसके? जल के द्वारा फैलता है। और जो इसका जीवाणु है वह कौन सा है? वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, और जो हैजा है वह कौन सी बीमारी है? वह जीवाणु जनित बीमारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का डैश है। तो क्या है डाउन सिंड्रोम? क्या ऑप्शन नंबर ए खाने संबंधी विकार, या फिर ऑप्शन नंबर बी सोने संबंधी विकार, या फिर ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र असामान्यता संबंधी विकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी व्यावहारिक समस्या विकार? तो देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो डाउन सिंड्रोम है ना, जो डाउन सिंड्रोम है तो वह गुणसूत्र असामान्यता संबंधी विकार है। देखिए इसमें क्या होता है, क्या नॉर्मली जो क्रोमोसोम होते हैं ना, तो वे एक सामान्य मनुष्य में 46 होते हैं, जिसमें 23 तो माँ से मिलते हैं और 23 प्राप्त होते हैं पिता से। ठीक है, ये जीन जो है 23 पिता से प्राप्त होते हैं, 23 मिलते हैं माँ से। और डाउन सिंड्रोम में क्या है कि जो पीड़ित शिशु है ना, जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु है तो उसके अंदर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। कितने? 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो इससे क्या है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो जाता है वह। तो चलिए नेक्स्ट, वह नॉर्मल मनुष्य की तरह नहीं रहता। फिर क्वेश्चन नंबर 19, एनीमिया को समाप्त करने के लिए स्किल सेल एनीमिया मिशन ने किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 2047 तक, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2037 तक, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2025 तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2026 तक? तो देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा ना, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जो एनीमिया को समाप्त करने के लिए जो स्किल सेल एनीमिया मिशन चलाया गया है, तो वह उसका लक्ष्य क्या है? एनीमिया को समाप्त करना 2047 तक।
ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष का है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 1975 का है, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1974 का है, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1986 का है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1955 का है? तो बताओ हमारा राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1955 का। जो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम है तो वह 1955 में शुरू किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 5 अक्टूबर 2017 से, या फिर ऑप्शन नंबर बी 7 नवंबर 2015 से, या फिर ऑप्शन नंबर सी 8 दिसंबर 2019 से, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8 अक्टूबर 2017 से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 अक्टूबर 2017 से। देखिए, सघन मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत हुई 8 अक्टूबर 2017 से हुई, और जो मिशन इंद्रधनुष ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी? जो मिशन इंद्रधनुष था उसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 से। ठीक है, हमारा राइट आंसर इस समय क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जिसको IGMSY भी लिखा सकता है, तो उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 2010 से, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2017 से, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2016 से, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2014 से? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2017 से। जो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना थी तो उसकी जो शुरुआत हुई 2010 से शुरुआत हुई। ठीक है, इसको क्या लिखा आ सकता है कि IGMSY भी लिखा आ सकता है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? 2010 से। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 23 स्त्री शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति को इस नाम से जाना जाता है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए आचार्य नरेंद्र देव समिति, या फिर ऑप्शन नंबर बी श्री प्रकाश समिति, या फिर ऑप्शन नंबर सी दुर्गाबाई देशमुख समिति, या फिर ऑप्शन नंबर डी हंसा मेहता समिति? तो देखिए, जो हमारा राइट आंसर होगा ना, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हंसा मेहता समिति। जो हमारा 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हंसा मेहता समिति। जो स्त्री शिक्षा पर जो राष्ट्रीय समिति बनाई हुई है तो उसको वह कौन सी है? हंसा मेहता समिति। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, किस समिति ने कहा शिशु देखभाल एवं शिक्षा केंद्र को प्राथमिक स्कूलों से जोड़ा जाए? तो क्या ऑप्शन नंबर ए हंसा मेहता समिति, या फिर ऑप्शन नंबर बी आचार्य नरेंद्र देव समिति, या फिर ऑप्शन नंबर सी कोठारी आयोग, या फिर राममूर्ति समिति? तो देखिए, जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? किस समिति ने कहा था कि शिशु देखभाल एवं शिक्षा केंद्रों को प्राथमिक स्कूलों से जोड़ा जाए? तो वह थी राममूर्ति समिति। तो कौन सी थी? राममूर्ति समिति। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला परिषद तथा प्रांतीय स्तर पर राज्य महिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाए, तो यह किस समिति ने कहा? क्या ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, या फिर ऑप्शन नंबर बी दुर्गाबाई देशमुख समिति, या फिर ऑप्शन नंबर सी आचार्य नरेंद्र देव समिति, या फिर ऑप्शन नंबर डी ईश्वरी भाई पटेल समिति? तो देखिए, हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी दुर्गाबाई देशमुख समिति। देखिए, दुर्गाबाई देशमुख समिति ने क्या कहा था कि जो राष्ट्रीय महिला परिषद, जो केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला परिषद तथा प्रांतीय स्तर पर राज्य महिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाना चाहिए। तो एक इन्होंने कहा था, जो दुर्गाबाई देशमुख समिति थी। ठीक है, तो हमारे इस समय राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देख लेते हैं हम आज का होमवर्क। जो हमारा होमवर्क के लिए क्वेश्चंस है वह है महिला समृद्धि योजना कब आई थी? तो इसका क्या है कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना है सभी को। तो क्या ऑप्शन नंबर ए 1993, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1986, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1995, या फिर ऑप्शन नंबर डी
92। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यह सभी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। और कैसी लगी आपको क्लास, वह भी अपना रिव्यू ज़रूर दिया करिए। अच्छी नहीं लगती तो वह भी बताओ, और अच्छी लगती है तो वह भी बताओ, ठीक है। तो चलिए विराम लेते हैं हम। अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और खुशी खुशी से देखिए मेहनत करती रहिए, क्योंकि अब इधर उधर समय व्यतीत करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब हमारा एग्ज़ाम जल्द ही आपको नोटिस देखने को मिलेगी शॉर्ट लिस्ट की, ठीक है। अब इस पर बहुत तेज़ी से कार्य होगा, क्योंकि यह 2021 के पैट से है और 2023 वाला पैट अब आने वाला है। तो कोशिश आयोग की यही है कि 2023 के पैट से पहले हमारी भर्ती का काम निपटा लिया जाए। तो आप अब बिल्कुल भी समय व्यतीत ना कीजिए, अच्छे से मेहनत से पढ़ती रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। और जो भी बहन हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहती हैं तो वह जुड़ सकती हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको सभी की सभी अपडेट मिलती रहती हैं, ठीक है। तो चलिए, जय जय श्री राधे, धन्यवाद।